हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ट्रैवल टू बर्मा। बर्मा की हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। बर्मा वही शहर है जहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म होता रहा। ये वीडियो क्रिएट की है जानी टीवी ने और वीडियो का टाइटल है जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, ट्रैवल टू बर्मा। ट्रैवल उर्दू डॉक्यूमेंट्री बर्मा, बर्मा की सैर। चले देखते हैं आज इसके जो इफेक्ट्स हैं वो चेक करते हैं क्या चीज है। काफी लोगों को बर्मा का सिर्फ नाम पता था, बाकी चीजों का आइडिया नहीं था। जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान से कोई 4.5 महीने बाद बरतानिया से आज़ादी पाने वाला मुल्क बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार के नाम से बुलाया जाता है, ममलकत बरतानिया से सन 1948 में सबसे पहले आज़ादी पाने वाला मुल्क था। 5.5 करोड़ लोगों की आबादी और 6,76,579 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया में आबादी के हवाले से 26वें और रकबे के एतबार से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड और बहेरा हिंद के दरमियान बसा ये मुल्क दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जिसे आज के जदीद दौर में भी मिलिट्री जनता कंट्रोल करती है। हज़ारों साल कदीम जिंदगी के आसार रखने वाला ये मुल्क आज भी इस कदर अंधेरे में है कि ये अपने ही मुल्क में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को अपना शहरी नहीं मानता। इस दुनिया ने हलाकू खान और मंगोलों के जुल्म की कहानियां तो सिर्फ किताबों से पढ़ी थी, लेकिन हकीकत में लोगों ने ये जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों पर होते भी देखा है। इस बात का चर्चा दुनिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ जुल्म सहने वाले मुसलमान हैं। हम YouTube पर कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कोई भी ऐसा मवाद शेयर नहीं करेंगे कि जिससे हमारी इस आवाज़ को दबाया जा सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मालूमात और सैरो सयाहत से भरपूर वीडियोस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। ये ना हो आप ऐसी वीडियोस मिस कर दें जिससे आपके इल्म में इजाफा मुमकिन था। दोस्तों, बर्मा दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिन्होंने अपना नाम तब्दील किया हुआ है। बर्मा का जो नाम अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बर्मीज़ लोगों की वजह से बर्मा पड़ गया था, साल 1989 में तब्दील करके म्यांमार कर दिया गया। शुरू में यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के कई मुल्कों ने इस नाम के बदलने पर एहतजाज किया। अमेरिका जैसे मुल्क ये समझते थे कि बर्मा की फ़ौजी हुकूमत दरअसल अपने मुल्क का नाम बदलकर दुनिया की नज़रों में एक नए नाम और नए रूप से नज़र आना चाहते हैं, ताकि दुनिया इनके रोहिंग्या मुसलमानों और अक़लियतों पर किए गए मज़ालम को भूल जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ म्यांमार बर्मा का नया नाम तो हो गया, लेकिन आज भी अखबारात और किताबों में म्यांमार को बर्मा ही लिखा और पुकारा जाता है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। दोस्तों, बर्मा ने ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम तब्दील किया बल्कि अपने दारुल हुकूमत का नाम भी रंगून से तब्दील करके यांगून कर दिया था। और फिर साल 2005 में एक फ़ौजी परेड की तकरीब के दौरान मुल्क के नए दारुल हुकूमत का नाम सामने आया और तब से एक प्लान्ड सिटी नेपादाओ इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। बर्मा का यह नया दारुल हुकूमत दुनिया के अजीब शहरों में से एक शहर है। इस शहर पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी है। एक शहर जो लंदन से 6 गुना बड़ा है, 32 लेन हाईवे और 10 पार्क और इंतहाई खूबसूरत लैंडमार्क होने के बावजूद ये शहर सिर्फ 10 लाख लोगों की आबादी रखता है। इस शहर के पार्क, सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती हैं। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी असेब ज़दा शहर में आ गए हों। सैकड़ों लग्जरी होटल होने के बावजूद इस शहर में सयाहों की इतनी कमी है कि ज़्यादातर होटलों के कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें आज तक भी किसी ने बुक नहीं किया। दोस्तों, इस मुल्क में इलेक्शन तो होते हैं, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। इस मुल्क का हाल तकरीबन पाकिस्तान से मिलता जुलता ही है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले 3 दहाइयों तक मिलिट्री रूल रहा है और आज भी किसी न किसी रूप में यहाँ मिलिट्री जनता ही मुल्क को कंट्रोल करती है। बर्मा ने पहले तो अपनी आज़ादी के बाद यहाँ खाना जंगी देखी और फिर साल 1960 से साल 2011 तक यहाँ किसी न किसी शक्ल में मार्शल लॉ ही लगा रहा। साल 2011 से सिविलियन हुकूमत आई तो इसके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। 109 फौजियों की मौत का इल्ज़ाम रोहिंग्या के मुसलमानों पर लगाकर
फौज ने मुसलमानों की वो नस्लकशी की कि लाखों की तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़कर चले गए। लगभग 1,80,000 लोग फौज और के ये आज हाथों से मारे वो गए। 10 5-6 साल लाख से पहले जायद हुआ। लोग हिजरत करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में मुंतकिल हो गए। गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां जला दी गईं। इंसानी तारीख में इतना जुल्म शायद हलाकू खान या हिटलर ने भी ना किया हो जितना बर्मा की फौज ने मासूम बेगुनाह लोगों पर किया था। बर्मा की सिविलियन लीडर आंग सान सूची, जो कि फौज के इख्तियारात को कम करना चाहती थी और इन लोगों को बर्मा की शहरियत देने के हक में थी, इसको साल 2021 में हटाकर मुकम्मल इख्तियार फौजी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए और टाइगर एक पपट पाकिस्तान। हुकूमत बना दी गई। एक ऐसी हुकूमत जिसको लाने में अवाम के वोट की ताकत नहीं बल्कि डंडे वालों की हलाशेरी शामिल थी। दोस्तों, इस मुल्क की अगर मज़ाहब की बात की जाए तो ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां बुद्धिज़्म के मानने वाले अक्सरियत में आबाद हैं। इस मुल्क की 89% आबादी बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और यही इस मुल्क का सरकारी मज़हब भी है। 6% यहाँ क्रिश्चियन और लगभग 5% यहाँ मुसलमान आबाद हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो बुद्धिज़्म के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम उठाता है। अपने मज़हब के फ़रोग के लिए इस मुल्क में फ्री तालीमी अदारे कायम हैं। गांव-गांव, शहर-शहर इनके मंदिर कायम हैं जहां पर मौजूद मोंक बुद्धिज़्म की इशाअत करते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई से वजूद में आने वाली मुगलिया सल्तनत के आखिरी और 20वें बादशाह बहादुर शाह जफ़र को 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान से जला वतन करके बर्मा भेज दिया गया था, जहां उनको जेल में डाल दिया गया था और असीरी की ज़िंदगी में उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी और बर्मा के शहर यंगून में इनको दफना दिया गया। बर्मा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कयात कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपयों के बदले 7.5 कयात हासिल किए जाते हैं। इस मुल्क की करेंसी तो कमज़ोर है, लेकिन इस हिसाब से अगर इस मुल्क में महंगाई को देखा जाए तो इतनी महंगाई नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप यूं लगा लें कि एक वक्त का खाना आप 1 से 150 रुपयों में आसानी से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढें तब खाना आपको लगभग 2000 रुपये तक चला जाएगा। रात रहने के लिए यहाँ होटल 5 से 15 डॉलर में बाआसानी मिल जाता है। पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क का वीज़ा लेना भी बहुत आसान है। आप म्यांमार की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आसानी से $50 वीज़ा फ़ीस अदा करके म्यांमार का ई-वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, म्यांमार दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पाबंदियां हैं। आप इस मुल्क के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां हुकूमती इजाज़त के बगैर सफ़र नहीं कर सकते। इस मुल्क के किसी भी गांव में आप टेंट नहीं लगा सकते क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो बजाय कैंप लगाने के आप इनके मंदिरों में जाकर रात रुकने का कहें तो वहां आपको आसानी से रहाइश मिल जाएगी और वो भी फ्री। केन बाल इस मुल्क का कौमी और सकाफती खेल है। आजकल ये लोग कपड़े और धागों से बनी हुई गेंद की बजाय फुटबॉल का इस्तेमाल करते हैं। इस खेल में 6 लोग एक सर्कल में खड़े होकर फुटबॉल के साथ जिगलिंग करते हैं। पादोक ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है और इस दरख्त के फूल को इस मुल्क के कौमी फूल होने का एजाज़ हासिल है। ग्रीन पी फाउल इस मुल्क का कौमी जानवर है और ग्रे पीकॉक को इस मुल्क का कौमी परिंदा तस्वर किया जाता है। इस मुल्क के मर्द हो या औरतें, सबसे ज़्यादा लोग ये लुंगी पहनना पसंद करते हैं। इस मुल्क की एवरेज आबादी 28 से 30 साल है, यानी इस मुल्क को आप जवानों का मुल्क भी कह सकते हैं। और लुंगी इनके कल्चर में इस कदर बसी हुई है कि आज के जदीद दौर में भी बूढ़े हों या जवान हों, लुंगी बड़े शौक से पहनते हैं। इस मुल्क में 8 बड़े दरिया बहते हैं और इन दरियाओं में से ही इस मुल्क की खेती होती है। समुंदर के किनारे बसा होने की वजह से इस मुल्क के जनूबी साहिल पर लगभग 800 छोटे बड़े जजीरे इस मुल्क की मलकियत में हैं। लाइबेरिया और अमेरिका के बाद म्यांमार इस दुनिया का शायद तीसरा ऐसा मुल्क हो जहां पर आज भी वज़न को किलो की बजाय पाउंड और फासले को किलोमीटर की बजाय इंचज़ में नापा जाता है। तरबूज, आम, आलू बुखारा, सेब, माल्टे, अंगूर और नारियल इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होने और एक्सपोर्ट किए जाने वाले फल हैं। इनके अलावा ये मुल्क काजू, चाय और मसाला जात एक्सपोर्ट करके अपनी आमदनी में इजाफा करता है। इस मुल्क में एक तो हुकूमत नहीं है और दूसरा पाबंदियों की वजह से इस मुल्क में बड़े पैमाने पर कारोबार करना बहुत मुश्किल है। कोई भी काम करना हो, कोई भी लाइसेंस बनवाना हो, आपको लाइसेंस देने वाले आर्मी के लोग होंगे, जहां लाइसेंस फीस के साथ साथ रिश्वत लेना मामूली बात है। पैसे वाले लोग उन मुल्कों का रुख करते हैं जहां सरमायाकारी के साथ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। यही वजह है कि इस मुल्क में फ़ीकस मजमूई आमदनी $1000 से भी नीचे है।
इस मुल्क की 40% आबादी काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक है। थाईलैंड, चाइना और लाओस इस मुल्क से अनाज इंपोर्ट करने वाले सबसे बड़े मुल्क हैं। काश्तकारी के बाद इस मुल्क की आमदनी में इजाफा करने वाली दूसरी बड़ी चीज़ है फिशिंग इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में बहुत आगे यहाँ के मछुआरे ना सिर्फ मुल्की ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि फिशिंग का एक बड़ा हिस्सा दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। काश्तकारी में ये मुल्क सबसे ज़्यादा चावल, मकई, दालें, प्याज और मसाला जात की फ़रोख्त करता है। ये मुल्क दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले तेल और गैस की खोज की थी। यहाँ तक कि इस मुल्क ने पहली बार 1853 में क्रूड ऑयल बाहरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया था और ये मुल्क आज भी थाईलैंड जैसे मुल्कों को गैस एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में लड़कियां चूड़ियां अपने बाजुओं में पहनती हैं, लेकिन म्यांमार में इसके उल्ट चूड़ियां गर्दन में पहनी जाती हैं। इनकी औरतों का मानना है कि इससे औरत के हुस्न में इजाफा और कद लंबा होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से ये मुल्क दुनिया के सस्ते मुल्कों में से एक है, जहां पर एक घर में बिजली, गैस, पानी और सफाई का खर्च 30 से $40 के दरमियान में आता है। म्यांमार के लोग हर साल नए साल का आगाज वाटर फेस्टिवल के साथ करते हैं। इस रोज़ ना सिर्फ म्यांमार के लोग बल्कि दूसरे मुल्कों से भी आए लोग इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। जब हर तरफ पानी ही पानी होता है, हुकूमती खर्चे पर यहाँ बड़े बड़े फव्वारे लगाए जाते हैं और हर किस्मी चीज़ों से इस फेस्टिवल में शिरकत की जाती है, चाहे किसी के पास पानी की बाल्टी हो या किसी के पास वाटर गन हो। इस मुल्क में लोगों के जीने की एवरेज उम्र 66 साल है, जबकि इस मुल्क में तालीम की शरह 92% है। म्यांमार घूमने के लिए एक बेहद खूबसूरत मुल्क है। यहाँ अगर आप फ्लाइट के खर्चे को निकाल दें तो इस मुल्क को $200 से $400 में लगभग 30 दिनों के लिए आप आसानी से घूम सकते हैं। एक साल के दौरान इस मुल्क में 20 लाख से ज़ायद लोग घूमने की गर्ज से आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग चीन और थाईलैंड के होते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ इस मुल्क की मिलिट्री के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के म्यांमार के साथ ताल्लुक आज के दौर से नहीं बल्कि 60 की दहाई से हैं, जब दोनों तरफ फ़ौजी हुकूमतें कायम थीं और बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता था। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से टूट गया, लेकिन हमारी फ़ौज के ताल्लुकात आज तक म्यांमार से ना टूट सके। दोस्तों, ये थी म्यांमार यानी बर्मा पर बनाई जाने वाली एक तफरीही लेकिन मालूमात से भरी हुई वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक। जी दोस्तों, कैसी लगी आज वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, अगर थोड़े से ओवरव्यू की बात की जाए तो ये टूरिस्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री हुकूमत है और वो ही सबको कंट्रोल करते हैं। अगर इसके रकबे की बात की जाए, 6,76,575 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और सबसे मजे की बात है 96% जो है वो लैंड पे मुहित है। और इसको आपको आइडिया होगा कि इसको जैसे बता रहे थे लैंड ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। और इसने 1989 में अपना नाम बर्मा से चेंज करके म्यांमार रख दिया था। और इसी तरह कैपिटल जो था उसका भी इन्होंने नेम चेंज करके यंगून से नयापड़ा रख दिया। इसको लैंड ऑफ टेम्पल और पागोड्स के नाम से भी जाना जाता है और मेन इसका जो रिलीजन है वो इधर बुद्धिज्म है। और इसके अलावा जैसे कि बता रहे थे, इसकी जो सरहदें हैं वो बांग्लादेश, इंडिया और थाईलैंड से भी मिलती हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी छोटा सा लाइक करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।